Hello dear students, now start next chapter 3, that is plant kingdom. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड को डिटेल में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था एंड इस वीडियो में प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डिवीज़न को इंक्लूड किया गया है और उनके अपने क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं. क्लियर. जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे बेंथम हुकर का, तो वहाँ पर हमने अच्छे से देखा था कि उन्होंने जो जिन भी यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल थी और उनके पास अपना क्लोरोफिल था, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने किंगडम प्लांटी में इंक्लूड किया था. उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ प्लांट किंगडम का और इसमें डिविजन्स को बनाया गया. ठीक है, तो कैरोलस लीनियस आए और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया. तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था. तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लीनियस ने दिया था. उन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के दौरान जो वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया था. तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने क्लासिफिकेशन के दौरान किन किन कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया था. तो वो था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट थे उनमें जो मेल पार्ट था, ठीक है, मेल पार्ट जिसको हम एंड्रोसियम कहते हैं, तो उसकी एंड्रोसियम की नंबरिंग क्या थी, स्ट्रक्चर क्या थी, उसके बेसिस पर उन्होंने फर्दर किंगडम प्लांटी को क्लासीफाई किया और वहाँ पर 5 डिवीज़न दिए, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इनका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो बहुत अधिक समय तक जो है एप्लीकेबल नहीं रहा, बिकॉज जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं या फिर जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो क्या होते हैं कि अगर उनका प्लांट का अगर हैबिटेट चेंज कर दिया जाए तो वो भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए वो मोस्ट स्टेबल नहीं रहे. अगर इन्वायरमेंट इफेक्ट हुआ तो क्या हुआ, मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट के अफेक्ट होते ही उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी जो है इफेक्टेड हो जाते हैं. ठीक है, तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल नहीं रहा. इसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए बेंथम एंड हुकर ने, उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया. ठीक है, तो जो बेंथम एंड हुकर आए उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन जो सिस्टम दिया वो किसके बेसिस पर दिया, नेचुरल एफिनिटीज एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स बट आल्सो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को तो लिया ही, उसके साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स को भी लिया. लाइक उन्होंने बताया कि सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स क्या है, उस प्लांट की एनाटॉमी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, ठीक है, उनमें जो जनरेशन अल्टरनेशन है वो क्या है. इसके साथ साथ फाइटोकेमिस्ट्री को भी उन्होंने यूज़ किया. तो इन सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने के बाद बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया. ठीक है, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है. आज उसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग यूज़ करते हैं फर्दर प्लांट डिवीज़न को स्टडी करने के लिए, प्लांट किंगडम को स्टडी करने के लिए. क्लियर. आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा. एंड उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में एक और हमारे पास सिस्टम है जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है, वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में के लिए उन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिया, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो प्लांट के जो ऑर्गेनिज्म थे, लाइक जो प्लांट्स थे उनमें चाहे वो लोअर क्लासेस के प्लांट्स हों या फिर वो हायर प्लांट्स हों, लाइक एल्गी टू एंजियोस्पर्म. तो उन्होंने क्या किया कि एक सेल जो अपने आप को इवॉल्व करके एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म का प्लांट का फॉर्मेशन किया, उनके बीच में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हुए, उनके बीच एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या रही, इन सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स को उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया. ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी मोस्ट एक्सेप्टेबल है, इसे भी हम स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं. देन आफ्टर न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिक भी आया और साइटोटैक्सोनॉमिक भी आया। इसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद कीमोटैक्सोनॉमी भी आया, दैट इज यूजेस द केमिकल कंस्टिट्यूट ऑन द प्लांट। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या हुआ कि उन्होंने जो प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूट थे, ठीक है, लाइक जो फाइटो हार्मोन्स थे या उनके खुद के हार्मोन्स थे, उन चीज़ों को भी उन्होंने इसमें इंक्लूड किया। क्लियर। इसके बाद जो प्लांट किंगडम है उसको क्या किया, फर्दर 5 डिविजन्स में कैटेगराइज किया, क्लासीफाई किया। उसमें जो फर्स्ट डिवीज़न है वो है हमारे पास एल्गी, ठीक है। डिवीज़न एल्गा के अंतर्गत हम एल्गी का अध्ययन करते हैं। तो एल्गी को क्या कहते हैं, एल्गी की स्टडी को, ठीक है, एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, 1 सेकेंड, स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी कहते हैं। एंड फादर ऑफ फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी के फादर कौन थे, तो ये थे एफी फ्रिस्ट, ठीक है। अगर नॉर्मली पूछा जाए कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है तो एफी फ्रिस्ट है। अगर पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी अगर पूछा जाए तो दैट इज ओपी आयंगर। जो ओपी आयंगर थे वो इंडियन फाइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा जो एफी फ्रिस्ट थे, ठीक है, जो एफी फ्रिस्ट थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ये बुक उन्होंने लिखी थी जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया था एल्गी के बारे में। एंड नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो ओपी आयंगर थे, ठीक है, जो ओपी आयंगर थे इन्होंने एक एल्गी की खोज की थी, ठीक है। जो ओपी आयंगर थे ये एफी फ्रिस्ट के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो उन्होंने एक एल्गी की खोज की थी, वो भी उन्होंने एसिडिक सॉइल में खोज की थी। कहाँ खोज की थी, एसिडिक सॉइल में। दैट मीन्स ऐसी सॉइल जिसका पीएच लो होता है उसे हम एसिडिक सॉइल कहते हैं। तो उन्होंने एसिडिक सॉइल में एक एल्गी की खोज की थी जिसका नाम उन्होंने फ्रिस्चेला रखा था, ठीक है। क्या नाम रखा था, फ्रिस्चेला नाम रखा था। उन्होंने अपने गुरु के रिस्पेक्ट में रखा था, ठीक है, क्योंकि जो एफी फ्रिस थे वो उनके स्टूडेंट थे। तो उस एल्गी का नाम उन्होंने फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा रखा था, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस बात को भी याद रखना है, ओके। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अलावा अदर भी फेमस इंडियन फाइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जैसे प्रोफेसर एच.डी. कुमार, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की स्टडी की थी एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी उसमें उन्होंने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की स्टडी की थी। मींस जब भी मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर किस तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, किस तरीके से फादर्स एंड मदर्स यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, तो इसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं। तो उसकी स्टडी उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी में की थी। और जो प्रोफेसर आर्यन सिंह है उन्होंने क्या किया, ऐसी एरिया जहाँ पर क्या होता है, ऊसर होता है, जहाँ पर कोई भी क्रॉप या कोई भी पेड़ पौधे उगते नहीं हैं, ऐसी एरिया में उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज़ करके उस सॉइल को कल्टीवेटेड सॉइल में चेंज करने की कोशिश की। दैट मीन्स वहाँ पर उन्होंने एल्गी को ग्रो कराया और वहाँ की सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग हुई और फिर से वो सॉइल अच्छी हो गई, वहाँ पर अब क्रॉप उगने लगी। तो ये काम आर्यन सिंह ने किया था, प्रोफेसर आर.एन. सिंह ने। इसके अलावा उन्होंने एंटू फिक्सेशन की जो स्टडी थी वो भी उन्होंने की थी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में जैसे नाश्ता केना बेना, ठीक है, ये लोग एंटू फिक्सेशन, ये लोग सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे करते हैं इसके बारे में स्टडी किया था। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा प्रोफेसर बेनकेट जो थे, प्रोफेसर जी.एस. बेनकेट और वाई भारद्वाज, इनका भी अच्छा कंट्रीब्यूशन था इसकी एल्गी की फील्ड में, ओके। अब बात करते हैं कि एल्गी का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो जो एल्गी हैं वो कैसी हैं, क्लोरोफिलस हैं। एल्गी कैसी है, क्लोरोफिलस है, फोटोसिंथेटिक है और इसके साथ साथ ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है।
एंड नॉन एम्ब्रियोफाइटा है, थैलस बॉडी है इसके पास। क्या है इसके पास? थैलस बॉडी है। एक सेकेंड, इसके ओवरव्यू को समझने की कोशिश करते हैं। जो एल्गी है वो क्या है, क्या क्या बात किया हमने कि जो एल्गी हैं वो कैसी हैं, वो क्लोरोफिल है उनके पास, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक है बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट, इनके पास अपना क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, तो ये अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से कर लेंगी, तो ये ऑटोट्रॉफिक है। और जो मोस्ट ऑफ एल्गी हैं वो कैसी, एक्वाटिक हैं, ठीक है। ये एक्वाटिक आपको मिलेंगी, तो एक्वाटिक में फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी और इसके साथ साथ मरीन वाटर में भी मिलेंगी, ओके। एंड इसका नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कि ये इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, थैलस बॉडी है इनकी, ठीक है। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसी है, थैलस बॉडी स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनके पास रूट सूट डिफ्रेंशिएशन तो है नहीं प्लांट की तरीके से कि हाँ ये रूट है, ये सूट है, या इनकी लीफ है, तो इनकी एक होल बॉडी है जो कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना, ओके। इसके अलावा जो बहुत सी एल्गी हैं, अगर साइज़ में इनकी बात की जाए तो क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर भी मिलेंगी आपको, और ये कैसी होंगी, फिलामेंटस भी होंगी, कॉनोलियल फॉर्म में भी होती, तो इनको वन बाय वन समझेंगे, ओके। इसके बाद इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, अदर इम्पॉर्टेंट क्या करेक्टर हैं कि ये अवेस्कुलर हैं, मीन्स इनके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, तो ये क्या है, अवेस्कुलर हैं, क्लियर। या फिर इन्हीं को हम ट्राइकोफाइटा कहते हैं, ट्राइकोफाइटा भी इन्हीं को कहते हैं, ओके। एंड इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलीसियस होती है, यानी कि जो इनकी सेल वॉल होगी इसमें बाहर की तरफ क्या मिलेगा, सिलिका या फिर पैक्टोज की सेल वॉल देखने को मिलेगी, तो इनकी बॉडी कैसी है, सिलीसियस है, ठीक है। इनकी बॉडी सिलीसियस है, और जो इनकी सेल वॉल है वो कैसी है, वो सेलुलोज की बनी है, ठीक है। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, क्लियर। तो ये आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके साथ साथ ट्राइकोफाइटा होने के साथ साथ क्या करते हैं, ये जूडोगैमस होते हैं, क्योंकि इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायर होती है, तो ये क्या होते हैं, जूडोगैमस होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जूडोगैमस होते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्लियर। अब चलते हैं कि इनके एक एक करेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में देखते हैं कि फर्दर इनमें जो रिप्रोडक्शन मोड है, इनके न्यूट्रिशन का मोड है, वो क्या क्या है, उसके बाद इन्हें कितने क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, ओके। तो अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इनके पास तो अपना क्लोरोफिल है, तो ये अपने तो फूड का फॉर्मेशन कर लेंगी, ठीक है। मोस्टली ये एक्वाटिक हैं, क्लियर। तो अब इनके सेक्स रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एंड आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। जो एल्गी हैं उनमें तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। वेजिटेटिव भी, आसेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव है वो मोस्ट कॉमन क्या रहेगा, फ्रेगमेंटेशन, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, यानी कि ये आपकी होल बॉडी है एल्गी की, ठीक है। ये एल्गी की होल बॉडी है, लाइक दिस इज डिक्टियोटा, ये डिक्टियोटा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जब भी डिवाइड होना चाहेंगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर इनके सेल में क्या होगा, चेंजेस होंगे, चेंजेस होने के बाद इनको सिग्नल मिलेगा कि हाँ अब हमें अपनी मेन पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करना है, न्यू थैलस का फॉर्मेशन करना है, तभी ये डिटैच होंगी। तो जब अपनी मेन बॉडी से एल्गी का कुछ पार्ट डिटैच हो जाता है उसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, क्लियर। नाउ asexual reproduction by the production of different types of spore, the most common being the zoospore। जो asexual reproduction है तो उसके दौरान क्या होगा, डिफरेंट तरीके के स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक। जो एल्गी की पेरेंट बॉडी होगी वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या करेगी, स्पोर जनरेट करेगी, तो उन स्पोर्स को कॉमनली हम क्या कहेंगे, जू स्पोर कहेंगे, क्लियर। जो स्पोर हैं वो क्या फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है।
या तो उनके पास फ्लेजिला होगा तो फिर वो मोटाइल होंगे और जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि न्यू एल्गी का फॉर्मेशन कर लेंगे। और अगर उनके पास फ्लेजिला नहीं होगा तो फिर वो नॉन मोटाइल होंगे। अब बात करते हैं कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कि यहाँ पर मेल फीमेल प्लांट्स होंगे, उनमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा और गैमिट्स आकर मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स आकर क्या करेंगे, फ्यूज़न करेंगे और फ्यूज़न करने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, बट ये लोअर प्लांट्स हैं तो क्या होगा, जायगोट से जस्ट होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर जायगोटिक मियोसिस हो जाएगा, फिर से स्पोर बनेंगे। ठीक है, जायगोटिक मियोसिस हो जाएगा या फिर जायगोट जर्मिनेट करके थैलेसोइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर हमें 3 तरीके के मेथड देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से, एक तो आइसोगेमस, सेकेंड इज एनाइसोगेमस एंड थर्ड इज ऊगेमस। आइसोगेमस में क्या होता है कि इसमें जो गैमिट्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, उनके पास फ्लेजिला होगा, और जो मेल और फीमेल गैमिट हैं, फ्लेजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो मेल और फीमेल गैमिट्स हैं जैसे कि स्पायरोगायरा में, तो मेल फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, मार्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे, उनके साइज में भी सिमिलरिटी होगी। अगर मेल फीमेल के पास फ्लेजिला है तो दोनों के पास होंगे, अगर नहीं है तो फिर दोनों के पास नहीं होंगे, उनका साइज दोनों का सेम होगा। यानी कि आप मार्फोलॉजिकली उन्हें डिफरेंट नहीं कर पाएंगे कि इसमें से मेल कौन है और फीमेल कौन है। ठीक, फिर ये क्या करेंगे, ये फ्यूज़न कर लेंगे और जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे और वो जर्मिनेट करके थैलस बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड को हम आइसोगेमस कहते हैं। क्लियर। एंड इसके अलावा मान लीजिए कि 2 गैमेट्स हैं, ठीक, उनमें क्या है, उनके साइज डिसिमिलर हैं, यानी कि मेल बड़ा हो सकता है या फीमेल बड़ा हो सकता है, मेल के पास फ्लेजिला हो सकता है, फिर फीमेल के पास फ्लेजिला हो सकता है, तो उनके मार्फोलॉजिकल डिसिमिलर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, मार्फोलॉजिकल डिसिमिलर होंगे। तब जब ऐसे गैमेट्स का फ्यूजन होगा और जाइगोट को फॉर्मेशन होगा तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड को हम एनाइसोगेमस कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, एनाइसोगेमस कहेंगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऊगेमस। ऊगेमस रिप्रोडक्शन कब कहेंगे हम, जब फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट कैसा होगा, लार्ज होगा। ठीक है, कैसा होगा, पहली बात तो वो लार्ज होगा, उसके बाद वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल, दैट मीन्स दे नॉट हैव फ्लेजिला, इसके पास फ्लेजिला नहीं होगा। एंड जो मेल गैमिट होगा वो स्मॉलर होगा फीमेल गैमिट से, और उसके पास क्या होगा, उसके पास अपना फ्लेजिला होगा। देन आफ्टर ये फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन करने के बाद जर्मिनेट होंगे और एक न्यू एल्गी का प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसे हम ऊगेमस कहते हैं। तो ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलता है, वॉलवॉक्स में देखने को मिलता है और फ्यूकस में देखने को मिलता है। क्लियर। आई होप आपको रिप्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने क्लास वाइज रिप्रोडक्शन की बात नहीं की, ऑल ओवर बात कर ली कि अगर वेजिटेटिव होगा तो विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन होगा, अगर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो विद द हेल्प ऑफ स्पोर होगा जिसे हम कॉमनली जियोस्पोर कहेंगे। एंड अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हमें वहाँ पर जो गैमेटिक, जो कह सकते हैं कि जो गैमिट के मॉर्फोलॉजी में वेरिएशन है उसके बेसिस पर 3 तरीके का देखने को मिलेगा, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। क्लियर एवरीवन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनको किस तरीके से अलग अलग क्लास में क्लासीफाई किया गया है। नाउ यहाँ पर आपको कुछ मेंबर्स देखने मिलेंगे जो कि एल्गी के मेंबर्स हैं। ये आपका वॉलवॉक्स है जो कॉलोनी फॉर्म में है, ये क्लेमाइडोमोनास है जो कि फ्री है, इसके पास फ्लैजिला है। ठीक है, ये मतलब कॉलोनी में नहीं है, ये एक सिंगल क्लेमाइडोमोनास है। एंड दिस इज अ कारा, ये कारा है। उसके बाद ये क्या है, ये तो आपके तीनों क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, दैट मीन्स ये ग्रीन एल्गी हैं। एंड इसके बाद ये आपकी ब्राउन एल्गी हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्राउन एल्गी हैं। ये आपका लेमिनेरिया है, हाँ, ये आपकी लेमिनेरिया है। एंड दिस इज फ्यूकस एंड दिस इज डिक्टियोटा।
ये आपके फियोफाइसी के मेंबर हैं, ओके, जिसे हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। एंड दिस इज रेड एल्गी, ये रेड एल्गी के मेंबर हैं जिन्हें हम रोडोफाइसी कहते हैं। ये पोरफायरा है, ठीक है, ये क्या है, पोरफायरा है। एंड दिस इज पोलीसाइफोनिया, ये पोलीसाइफोनिया है। तो जो पोलीसाइफोनिया है, ये रेड एल्गी जो थोड़ा एडवांस हो जाती है तो ये आपको प्लांट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलने लगती है। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से नाउ अब बात करते हैं कि जो एल्गी हैं उन्हें कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो जो एल्गी हैं उन्हें जो उनकी मेन क्लासेस हैं वो है क्लोरोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इसके अलावा भी जेंथोफाइसी हैं और साइनोबैक्टीरिया भी हैं जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं या फिर जिन्हें हम साइनोफाइसी कहते हैं। तो उनके भी बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, बट इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।